हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अल्टीमेट मूवी एक्सप्लेनर। आज हम देखेंगे 2014 में आई गॉडजिला की कहानी को। फिल्म की शुरुआत होती है 1999 फिलीपाइन से, जहाँ कुछ वर्कर्स एक माइन में काम कर रहे होते हैं, जहाँ एक आदमी डॉक्टर सेरिजावा को बताता है कि यहाँ उन्हें काम करते वक्त कुछ रेडिएशंस महसूस हुए। अब उन्हें लगता है कि शायद यहाँ यूरेनियम हो सकता है। वो डॉक्टर को ये भी बताता है कि काम करते वक्त पूरी जमीन अंदर धंस गई, जिस वजह से वहाँ एक काफी बड़ा गड्ढा बन चुका है, जो एक तरह की गुफा थी। दूसरी तरफ हम गुफा में डॉक्टर के साथ कुछ माइनर्स को देखते हैं, जिन्हें अंदर एक काफी बड़े जानवर का कंकाल मिलता है और बाद में जाकर उन्हें समझ आता है कि यहाँ एक अंडे में से कोई जानवर गुफा से बाहर निकलकर समंदर की तरफ गया है। वही हम जापान में मौजूद एक फैमिली को देखते हैं, जहाँ डॉक्टर जो कि एक साइंटिस्ट था, वो अपने कलीग को बताता है कि जिस जगह पर उसका न्यूक्लियर प्लांट है वहाँ जमीन के अंदर कुछ हलचल मिली है, इसलिए सारा काम बंद किया जाए। और वो अपनी वाइफ और बेटे फोर्ड को लेकर वहाँ से निकल जाता है और अपनी वाइफ को लेकर सीधा अपने लैब चला आता है, जहाँ उसे पता लगता है कि जमीन के अंदर काफी तेज हलचल हो रही है। इसलिए वो अपनी टीम और वाइफ को बेसमेंट के अंदर तहकीकात करने के लिए भेज देता है। तभी अचानक वहाँ भूकंप आ जाता है, इसलिए जो अपनी वाइफ को जल्दी से बेसमेंट से बाहर आने के लिए कहता है, पर बेसमेंट में रेडिएशन गैस काफी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। जो जानता था कि अगर ये रेडिएशन गैस बाहर आ गई तो पूरे जापान को तबाह कर देगी। और इससे पहले कि जो की वाइफ बाहर आती, रेडिएशन गैस से बचने के लिए जो सिक्योरिटी डोर बंद कर देता है, जिसके बाद पूरा का पूरा न्यूक्लियर प्लांट तबाह हो जाता है। फोर्ड भी अपने क्लास से ये पूरी तबाही अपनी आंखों से देख रहा था। जिसके बाद हम 15 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ फोर्ड अब एक सोल्जर बन चुका था, जो छुट्टियों में अपने घर आया था, जिसने शादी भी कर ली है। और उसी की वाइफ से फोर्ड को पता लगता है कि फोर्ड के पिता को पुलिस ने पकड़ लिया है। पर फोर्ड को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शुरुआत से ही वो अपने माँ की मौत का जिम्मेदार अपने पिता को मानता है। पर अपने वाइफ के कहने पर फोर्ड अपने पिता को पुलिस से छुड़ाकर अपने पिता के घर चला आता है, जहाँ फोर्ड हर तरफ दीवार पर न्यूक्लियर रेडिएशंस और उससे होने वाली तबाही के कटआउट्स को देखता है। उसके पिता से उसे पता लगता है कि पुलिस ने उन्हें इसलिए अरेस्ट किया था क्योंकि बिना परमिशन वो क्वारंटाइन जोन में घुस गए थे। जो फोर्ड से कहते हैं कि इतने साल बाद आज भी न्यूक्लियर रेडिएशंस की तरंगें महसूस होती है, और इसी का पता लगाने के लिए वो क्वारंटाइन जोन में चले गए थे। अब फोर्ड भी अपने पिता के साथ फिर से एक बार बिना परमिशन उस क्वारंटाइन जोन के अंदर आ जाता है, पर उन्हें वहाँ न्यूक्लियर रेडिएशंस के कोई भी ट्रेसेस नहीं मिलते। तभी वहाँ पुलिस आकर फिर से जो और फोर्ड को अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ हम डॉक्टर सेरिजावा को देखते हैं, जो एक अजीब तरह के पत्थर पर रिसर्च कर रहे थे, जिसमें उन्हें काफी ज्यादा हलचल दिखाई दे रही थी। तभी हमें पता लगता है कि जो की इन्वेस्टिगेशन के लिए भी उसे इसी जगह लाया गया है। जो पुलिस को बताता है कि यहाँ कुछ तो है जो आप मुझसे छिपा रहे हैं, क्योंकि मेरी वाइफ इसी जगह मारी गई थी, जिसकी मौत एक एक्सीडेंट नहीं थी बल्कि उसे किसी ने मार दिया था। तभी बाहर मौजूद सेरिजावा जो के 15 साल पहले निकाले हुए पैटर्न्स को देखता है, जो बिल्कुल वैसे थे जैसे उन्हें अभी उस पत्थर के अंदर से मिल रहे थे, जो उन्हें चेतावनी देता है कि तुम्हें कोई अंदाजा भी नहीं कि यहाँ क्या मुसीबत आने वाली है। आज वही सब हो रहा है जो 15 साल पहले हुआ था। तभी अचानक लाइट्स बंद चालू होने लगती है, जो बताता है कि ये कोई तकनीकी खराबी नहीं बल्कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स है। सेरिजावा जाकर देखता है कि उस पत्थर के अंदर से पंखों वाला एक क्रीचर बाहर आकर पूरी फैसिलिटी को बर्बाद करके वहाँ से निकल जाता है, जिसमें जो बुरी तरह जख्मी हो गए थे। अगले दिन सेरिजावा और ग्राहम यूएस नेवल फोर्स ज्वाइन करते हैं, जिसे विलियम स्टेन्स लीड कर रहे थे, जो उस क्रीचर को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, जिसे इस मूवी में म्यूटो नाम दिया गया है। तभी सेरिजावा और फोर्ड को पता लगता है कि जो की मौत हो चुकी है, जिसके बाद सेरिजावा और ग्राहम एक मीटिंग में बताते हैं कि 1954 में एक गहरे समंदर के अभियान ने गॉडजिला नाम के एक मॉन्स्टर को जगा दिया था। हालांकि 1950 के दशक में न्यूक्लियर बॉम्ब से इसे मारने की कोशिश भी की गई थी, पर जब ये तरीका काम नहीं आया तो प्रोजेक्ट मोनार्क को लाया गया, जो गॉडजिला और उसी के जैसे मॉन्स्टर्स को ढूंढ सके। सेरिजावा बताता है कि फिलीपाइंस में जो क्रीचर वहाँ से निकल गया था वो म्यूटो ही था, जो रेडिएशन की तलाश में जापान के पावर प्लांट तक आ गया था, ताकि वो उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके अपनी ताकत बढ़ा सके। और 15 साल तक उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके वो
सोता रहा, जो अब जाग कर यहाँ से निकल चुका है। फोर्ड उन्हें बताता है कि मेरे पिता जो ने इको लोकेशन सिग्नल्स की निगरानी की थी, जो संकेत देता था कि म्यूटो किसी से बातें करता था। इन्हें लगता है कि शायद म्यूटो गॉडजिला से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ नेवी को पता लगता है कि म्यूटो ने एक रशियन सबमरीन पर हमला करके उसे जंगल में गिरा दिया है ताकि वो उसके न्यूक्लियर मटेरियल को खा सके। तभी वह फाइटर प्लेन्स म्यूटो पर हमला करने आ जाते हैं, पर म्यूटो उस न्यूक्लियर मटेरियल को फोड़ देता है, जिसके रेडिएशन का असर काफी दूर तक होता है। तभी वह गॉडजिला समंदर की गहराइयों से बाहर आकर म्यूटो के साथ तब तक फाइट करता है जब तक कि वो भाग नहीं जाता। अब यहाँ सेरिजावा को पता चलता है कि गॉडजिला तो सिर्फ सुन रहा था, बल्कि म्यूटो किसी और से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा था। सेरिजावा को याद आता है कि एक और म्यूटो का अंडा था जो कि नेवाडा में मौजूद यूका पर्वत के न्यूक्लियर वेस्ट के स्टोरेज में रखा है। जब मिलिट्री वहाँ देखने जाती है तो वहाँ वो अंडा नहीं होता। अंडे से दूसरा म्यूटो निकलकर पूरे लास वेगास शहर में तबाही मचा रहा था। तभी ग्राहम देखती है कि इस म्यूटो को तो पंख ही नहीं है और ये साइज में काफी बड़ा है। सेरिजावा कहता है कि ये फीमेल म्यूटो है और मेल म्यूटो इसी से कम्युनिकेट कर रहा था और उनके सिग्नल से ये लगता है कि वो उनका मेटिंग कॉल हो सकता है। इसलिए विलियम स्टेन्स उन्हें मारने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करने के ऑर्डर्स निकालते हैं, पर सेरिजावा विलियम को समझाता है कि इस न्यूक्लियर बॉम्ब से वो मरेंगे नहीं, बल्कि उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके वो और बड़े बन जाएंगे। पर उनके पास और कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए आर्मी 3 न्यूक्लियर मिसाइल्स को ट्रेन में चढ़ाने की तैयारी करती है। रात होते ही फीमेल म्यूटो अपना खाना ढूंढते हुए उस ट्रेन के पटरी के पास आती है जहाँ से न्यूक्लियर मिसाइल्स को लेकर जाना था। तभी कुछ ही देर में वहाँ वो ट्रेन आ जाती है जिसे फीमेल म्यूटो रोक देती है और एक न्यूक्लियर मिसाइल अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। पर वहाँ हुए धमाके से सारे जवान मारे जाते हैं सिवाय फोर्ड के। तभी वहाँ सेना आकर फोर्ड को बचाकर वहाँ से ले जाती है। यहाँ जो बचे हुए न्यूक्लियर बॉम्ब से उसे फोर्ड के साथ सैन फ्रांसिस्को लेकर जाया जाता है। वही गोल्डन गेट ब्रिज पर हम पूरी सेना को देखते हैं जो उन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए तैनात थी। तभी वहाँ गॉडजिला आता है जो सिर्फ वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा था, पर फिर भी सेना उस पर हमला कर देती है। दूसरी तरफ हम फीमेल म्यूटो को देखते हैं जो चाइना टाउन एरिया में आकर अपने अंडे दे देती है। उसी दौरान वहाँ मेल म्यूटो आकर फीमेल म्यूटो को वो न्यूक्लियर मिसाइल दे देता है ताकि वो अपने अंडों को फीड करा सके। तभी वहाँ गॉडजिला भी आ जाता है और मेल म्यूटो और गॉडजिला के बीच जबरदस्त फाइट होती है। ये सब हो ही रहा था कि तभी पीछे से फीमेल म्यूटो भी आकर गॉडजिला पर हमला कर देती है। गॉडजिला अकेले ही इन दोनों से लड़ रहा था और वो काफी थक चुका था। वही फोर्ड और कुछ जवान उस जगह आते हैं जहाँ फीमेल म्यूटो ने अंडे दिए थे। फोर्ड देखता है कि न्यूक्लियर मिसाइल के चारों ओर सिर्फ अंडे ही है, इसलिए फोर्ड वहाँ के टैंक से ऑयल रिलीज कर देता है और वहाँ से बाहर निकलने लगता है। तभी वहाँ एक काफी बड़ा धमाका हो जाता है जो पूरी जगह के साथ सारे अंडों को भी नष्ट कर देता है, जिसे देखकर फीमेल और मेल म्यूटो गॉडजिला को छोड़कर अपने अंडों को देखने के लिए भागते हैं। अब गॉडजिला को मौका मिलता है और वो अपने एटॉमिक ब्रेथ से मेल म्यूटो को मार देता है। अब कुछ ही वक्त बचा था न्यूक्लियर मिसाइल ब्लास्ट होने में, इसलिए सारे जवान एक बोट को लेकर उस जगह से दूर जाने लगते हैं। तभी वह फीमेल म्यूटो आ जाती है, पर इससे पहले कि वो उस बोट पर हमला करती, गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ फीमेल म्यूटो के मुंह में डालकर उसे मार देता है। तभी वह रेस्क्यू टीम आकर फोर्ड को भी बोट से रेस्क्यू कर लेती है। अगली सुबह हम गॉडजिला को देखते हैं जो थकान के मारे सो रहा था। तभी सभी को लगता है कि गॉडजिला लड़ाई में मर गया है। उसी दौरान गॉडजिला अपनी आंखें खोलता है और समंदर की गहराई में चला जाता है और फोर्ड भी अब सही सलामत अपने परिवार के पास लौट आता है। और यही से गॉडजिला को किंग ऑफ द मॉन्स्टर के नाम से जाना जाने लगा, जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है।